जी सर। ठीक। मुझे आप फसाई के बारे में बताइए। इनका नेटवर्क का इशू है। इसका गठन कब किया गया, क्या उद्देश्य है, इसका क्या कार्य है? सर, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस हम्म। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी स्थापना एफएसएस एक्ट की धारा 4 के तहत की गई है। ये भारत में फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, उनको रेगुलेट करता है। साथ ही में जो एफबीओ हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत में फूड सेफ्टी सुनिश्चित करता है। हम्म। अच्छा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया था 2006 में। तो उसके कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताइए। सर, एफएसएस एक्ट 2006 में लाया गया जो कि एक इंटीग्रेटेड फूड लॉ है। जी। और इसमें 101 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से धारा 4 के तहत एफएसएसआई की स्थापना का प्रावधान है। हम्म। और इसमें धारा 30 के तहत कमिश्नर, फूड सेफ्टी कमिश्नर, धारा 31 में लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। धारा 32 में इम्प्रूवमेंट नोटिस, धारा 36 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड धारा 37 में एफएसओ की अपॉइंटमेंट का प्रावधान है। ठीक। अंशुल जी, मुझे आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में बताइए। जी सर। सर, फूड सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट धारा 36 के तहत, हम्म। धारा 37 के तहत फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा की जाती है। इसकी शक्तियां धारा 38 में दी हुई हैं, हम्म। जैसे कि वह किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर की प्रेमाइस पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, वहां पर सस्पेक्टेड मटेरियल के सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है ताकि उसको स्टेट फूड लैब में हम्म। टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। साथ ही वह फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और जो जनता है उनको जागरूक करता है, ईट राइट इंडिया कैंपेन, हर लेबल कुछ कहता है, इनके तहत, हम्म। ताकि हमारे देश में एक मजबूत फूड इकोसिस्टम डेवलप हो सके। ठीक है अंशुल जी, यदि आपका चयन हो जाता है और आप एज ए फूड आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में आप किसी मिठाई की दुकान पे जाती हैं, और यदि आपको संदेह होता है कि जो मिठाई हमने ली है उसमें काफी मिलावट की गई है, तो आप अपने शंका का समाधान कैसे करेंगी कि इसमें मिलावट है सर, नहीं है? फूड से हम्म। जी सर। हम्म। सर, मैं धारा 38 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जी। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के थ्रू मैं ऑन स्पॉट मिठाइयों की चेकिंग करूंगी। और अगर मुझे सस्पेक्टेड लगता है तो मैं वह मिठाइयाँ और जो भी रॉ मटेरियल उसमें यूज किया गया है उनके लीगल सैंपल्स कलेक्ट करूंगी, ताकि उनको स्टेट फूड लैब में भेजा जा सके और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे मैं आगे की नियम अनुसार कार्रवाई करूंगी। हम्म। और मैडम, यदि वो आपको ऑफर देता है कि मैडम जो जितनी मिठाई खाना है खा लो, जितना ले जाना है ले लो, है ना, और लेकिन ये सैंपल कलेक्ट मत करो, तब आप क्या करेंगी? कितनी मिठाई सर, मैं उस एफबीओ को हम्म। पहले शांत होकर बताऊंगी कि ये काम करना मेरी लीगल ड्यूटी है और हम्म। मुझे मेरा काम करने दें। हम्म। और यदि वह मुझे फिर भी हम्म। प्रेशर करता है तो मैं उसको धारा 62 का हवाला देते हुए हम्म। उसको वार्न करूंगी, चेतावनी दूंगी कि सरकारी काम में बाधा डालने से उसको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 8 के बारे में भी बताऊंगी। और और वो अगर वह आपको जरूरी पर जी जी, हाँ बताएं बताएं। बताइए। सर आप अच्छा ठीक है, चलिए मैं पूछूं सर बस कि इतना ही। ठीक है, आपने आपने उसको डराया धमकाया कि ठीक है, अगर ऐसा सरकारी काम में बाधा डालते हो तो इसके लिए आपको जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन यदि उसने उल्टा आपको धमका दिया कि मैडम मेरा जेल हो या ना हो, लेकिन आपका सस्पेंशन ऑर्डर जरूर आ सकता है या आपका ट्रांसफर जरूर हो सकता है, फिर आप क्या करेंगी? सर, ट्रांसफर होना तो सरकारी जॉब का एक पार्ट ही है।
नहीं, तो इससे वो डर तो के मैं ठीक है। अपना काम करना बंद नहीं जी जी, जी बता। इस इससे डर के मैं अपना काम करना बंद नहीं कर सकती हूँ। जो मेरी ड्यूटी है एफएसएस एक्ट के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो मैं अपनी कार्रवाई जरूर करूंगी। यानी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, है ना, अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगी आप। सर, मैं इसके लिए अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सर्वप्रथम मैं उनको सूचित करूंगी। हम्म। और जरूरत पड़ने पर मैं पुलिस प्रशासन की मदद लूंगी और साथ ही इस पूरी घटनाक्रम की वीडियोग्राफी जरूर करवाऊंगी। तो यदि आपका उच्चाधिकारी आपको आदेश देता है कि ठीक है छोड़ दो चले आओ, कोई सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, फिर? सर, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी से सर्वप्रथम विनम्र अनुरोध करूंगी हम्म। कि उनको इस स्थिति की गंभीरता के बारे में बताऊंगी हम्म। कि अगर ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर हम पर ही आगे मतलब जिम्मेदार होंगे हम इसके लिए। हम्म। और उनसे मैं कहूंगी कि मैंने ऑन रिकॉर्ड काम करना शुरू कर दिया है। यदि वह मुझे लिखित में आदेश देते हैं तो मैं वह अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके कार्रवाई खत्म कर दूंगी। वेरी नाइस अंशु जैन जी, बहुत अच्छा। अंशुल, आप मुझे खजुराहो थैंक के यू बारे में सर। थोड़ा बताइए, खजुराहो के मंदिरों के बारे में थोड़ा बताइए। मैम, खजुराहो के मंदिर चंदेल कालीन मंदिर हैं। हम्म। इनका निर्माण 950 से 1050 एडी के समय करवाया गया था। और मैम, अभी हमने अपने गृह जिले के बारे में नहीं पढ़ा है। तो पढ़ लीजिए, है ना, ये भी, इस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और खजुराहो जो है काफी प्रसिद्ध है, तो ये छतरपुर में ही, ठीक है, तो इसको बारे में जी पूछ मैम। लीजिएगा। छतरपुर में खजुराहो सबसे महत्वपूर्ण है, यूनेस्को द्वारा भी, ठीक है, इसे जी मैम। विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया। चलो, जी जी। इसको पढ़ लीजिएगा। जी मैम। इसके अतिरिक्त जो है आपका छतरपुर अन्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए, फिर सब्जेक्ट पर चलते हैं। छतरपुर में और क्या है? मैम छतरपुर मैम छतरपुर में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। और हम्म। वर्तमान में अभी यह अपने धार्मिक पर्यटन स्थल श्री बागेश्वर धाम जी के कारण प्रसिद्ध है। तो बागेश्वर इसके धाम, अलावा हमारे यहाँ पे बागेश्वर धाम, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया जी गया था? मैम, बागेश्वर धाम मैम, जो वहाँ के पीठाधीन अधिकारी हैं, पीठासीन हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वीरेंद्र शास्त्री जी। ठीक है, तो बागेश्वर धाम इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी रखिएगा, साथ ही खजुराहो। ओके, खजुराहो में जो जो मंदिर हैं जी जी प्रमुख, उनके बारे में। अच्छा, खजुराहो जो है वो किस, अगर बात करें, संबंधित है हिंदू धर्म, जैन धर्म, किससे संबंधित है? मेनली जो खजुराहो में मंदिर देखने को मिलते हैं, किस धर्म से संबंधित है? मैम। हम्म। मैम, एक मिनट, पापा प्लीज साइड हो जाओ। दिख रहे हो आप? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। यस मैम। मैम, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा ना। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि रियोलॉजी क्या है, रियोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं? सॉरी मैम। रियोलॉजी। इस विषय के बारे में मैं अभी अनअवेयर हूँ। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। मैम, प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की एक चेन है। हम्म। मैम, प्रोटीन अमीनो एसिड्स की एक चेन होता है जिसको हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे और ये काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल्स को टिश्यूज को बनाना, रिपेयर करना। इसके अलावा हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। अच्छा, अभी आपने नाम लिया बागेश्वर धाम का, तो बागेश्वर धाम या कोई भी अगर आप मंदिर परिसर जाइए तो उसके आसपास जो है वो मिठाइयों की दुकानें रहती है, प्रसाद, प्रसाद जो है वो जी आपको जी उन दुकानों से मिलता है, तो उनमें भी मिलावट होती है। तो उस मिलावट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में आपके क्या कार्य होंगे उस मिलावट को रोकने के लिए?
बताइए। मैम वहां जाकर मैं इंस्पेक्शन करूंगी। हम्म। मैम वहां जाकर मैं इंस्पेक्शन करूंगी और सैंपल्स कलेक्ट करके मैं स्टेट फूड लैब टेस्टिंग के लिए भेजूंगी, और जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे मैं कार्रवाई करूंगी। क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक दृष्टि से भी जुड़ा मामला है। जो मंदिर परिसर के आसपास जो बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं, है ना, काफी समय से है वो वहां दुकानें। तो अगर उसमें जैसे सर ने आपको बोला, तो प्रेशर आ रहा है, मंदिर परिसर में भी दुकानें रहती हैं, तो उसमें भी आप टेस्टिंग वगैरह जो है ये कार्य करेंगी कि नहीं करेंगी, कि मंदिर है छोड़ दिया जाए? नो मैम, ऐसे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो फिर जनता के स्वास्थ्य को खतरा होगा। मैं उन लोगों को समझाऊंगी हम्म। उस चीज के बारे में। और अगर फिर भी जो और है सैंपल अगर मैम मैं मिलावट फर्स्ट पाई एड जाती है, तो फिर आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगी कि नहीं करेंगी? मैम मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बात के लिए सिफारिश करूंगी, उनको इस स्थिति इसके बारे में अवगत कराऊंगी। अच्छा, अभी कुछ समय पहले, अभी तो नहीं लेकिन काफी समय हो गया है, चर्चा में था कि एक मंदिर में लड्डू में मिलावट का मामला सामने आया था। मंदिर के भोग में जो लड्डू, खासकर मंदिर में भगवान को जो अर्पित किया जाता था, उस जो लड्डू था उसमें चर्बी से घी तैयार किया जाता था, नकली घी। तो उसके बारे में आप जानती हैं? काफी जी मैम। साउथ में है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है और चर्चित मामला रहा था काफी। तो अगर ऐसे मामले आते हैं तब आप क्या करेंगे? कि मान लीजिए वो दुकानों को जो हम चढ़ा के वो हम नहीं लेके जा रहे हैं, वो डायरेक्ट मंदिर में ही जो है जो है उससे भोग लगाया जा रहा है, एक आम जनता के लिए नहीं है, मंदिर का ही है वो, तो फिर आप क्या करेंगे? और उस मंदिर के बारे में बता सकते हैं किसका मामला था, किस मंदिर से संबंधित था ये? मैम शायद ये केरल के तिरुवनंतपुरम केरल नहीं, में एक मंदिर है, केरल की? केरल सबरी। में, आंध्र प्रदेश। हाँ सॉरी बताओ बताओ। मैम। हाँ आप चल बताइए, बताओ आगे। बताइए आप क्या बता रहे थे, बताइए। क्षमा चाहती हूँ मैम, मैं इस विषय से अभी थोड़ा पढ़ अनअवेयर हूँ, लेना, पर मैं इसको जरूर ये इसके थोड़ा बारे में अध्ययन पढ़ ये करूंगी। आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में तिरुपति बालाजी बालाजी मंदिर का मंदिर है है। यस। है ना? तो यस काफी सॉरी, ये तिरुपति बालाजी प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर भी है और ये काफी चर्चा में रहा था ये मामला, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हो सकता कभी पैनल का ध्यान उस ओर चला जाए और पूछ लिया जी जाए। जी। तो इसको थोड़ा देख लेना, है ना? जी मैम। चलिए, अंशुल आपके नाम का अर्थ है कि बताइए, अंशुल का अर्थ क्या होता है? मैम अंशुल का अर्थ सूर्य की किरण अर्थात रोशनी होता है। हम्म। तो सूर्य की किरण जो है सबसे पहले किस मंदिर पर पड़ती है? भारत में कोई ऐसा मंदिर जिस पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है? सॉरी मैम। कोणार्क, उड़ीसा। यस मैम सॉरी। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो डी वैल्यू और जेड वैल्यू में क्या अंतर होता है, क्या है ये डी और जेड वैल्यू? क्षमा चाहती हूँ मैम, अभी मैंने इस विषय पर विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। इसको पढ़ लीजिएगा, आपके यूनिट सेकंड से रिलेटेड है, डी और जेड वैल्यू फूड माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है? और ये पूछा जाता है कि कितने जी परसेंट जो मैम। है इसमें माइक्रोब स्किल हो चुके हैं या नहीं है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, ये बताइए कि जो कॉलॉइड्स होते हैं उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है कॉलॉइड्स, और कुछ कॉलॉइड्स के एग्जांपल ही बताएंगे साथ में। मैम कोलाइड्स हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं और ना ही वो सेटल डाउन होते हैं। और अगर कुछ कोलाइड्स, दूध दूध एक इमल्सन है। इसके अलावा जो सॉस होता है वो सॉल का एग्जाम्पल होता है। और जो केक होता है या whipping क्रीम होती है वो फोम के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, आप पनीर खाते हैं? पनीर, जी मैम। तो पनीर जो है वो जी जी कॉलॉइड मैम। है कि नहीं है? पनीर कॉलॉइड है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। जी मैम, पनीर एक जेल प्रकार का कोलाइड है। पनीर जेल प्रकार का है? मैम जेल का ऐसे ही पढ़ा था हमने। जेल की विशेषताएं बताइए। अगर कोई कॉलॉइड जेल फॉर्म में है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? मैम जेल में जो डिस्पर्सन फेज होता है, हम्म।
वो सॉलिड होता है, और जो डिस्पर्सन फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। मीडिया सॉलिड होता है। ठीक, ठीक है सर। अंशुल जी, ये बताइए आपके हॉबीज क्या हैं? सर मेरी हॉबी मेहंदी लगाना है। अच्छा, क्योंकि आपने डैप में मेंशन नहीं किया है मेहंदी लगाना। तो मेहंदी जब सर वो लगाते हैं। एक्चुअली मैं हाँ, बताइए। सर जब वो डेफ फिल कर रहे थे पीएससी में सबमिट करने के लिए, तो उसमें हमने मेहंदी तब लिखा नहीं था, ऐसे ही अपना रॉ फोटोज क्लिक कर ली थी उस टाइम, डेफ की बाद में लिखा था उसमें, चलिए, कोई इस बात कारण से। नहीं। अच्छा, ये बताइए मेहंदी की जो डिजाइन्स होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? सर मेहंदी की कई प्रकार की डिजाइन्स होती हैं, जैसे कि अरेबिक डिजाइन, मारवाड़ी डिजाइन, मोरक्कन डिजाइन्स होती हैं। तो इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो अलग अलग रहता है कि सेम रहता है, या इसमें कई बार हम लोग केमिकल्स का भी यूज करते हैं? तो क्या वो हमारी स्किन के लिए सही होता है या नहीं? सर बेसिकली जो मेहंदी होती है वो हिना मेहंदी होती है, जो लॉसोनिया इंटरमिस नाम के पौधे की पत्तियों से बनती है। परंतु जो केमिकल मेहंदी होती है उसमें पीपीडी, पॉलीफिनाइलिन डायमीन, एक कंपाउंड डाला जाता है जो 5 मिनट में ही काला रंग दे देता है। इसे हम इंस्टेंट मेहंदी भी कहते हैं, और ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमें रैशेस, एलर्जी होती है इससे। ठीक है सर। तो क्या हमें ये केमिकल जो वाली जो आपने जो कंपाउंड का नाम बताया उसकी मेहंदी को हमें जनरली यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो है स्किन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है और इससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। नो सर, हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन एलर्जीज होती हैं। पर आजकल लोग इंस्टेंट मेहंदी और उनको कलर और थोड़ा डार्क चाहिए रहता है, तो इस कारण से लोग यूज कर रहे हैं केमिकल मेहंदी को। और लोगों को अक्सर जानकारी भी नहीं होती है कि वे ओरिजिनल और केमिकल मेहंदी का पता लगा पाए। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें इनोवेटिव, जो बात करें हम थर्मल टेक्नोलॉजीज की, जैसे हम फूड प्रोसेसिंग में जो है थर्मल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो वो क्या क्या है? सर इनोवेटिव थर्मल टेक्नोलॉजीज में हम माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, ओमिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, इनका प्रयोग करते हैं। तो जब हम इनका यूज करते हैं तो इसमें सबसे सेफेस्ट, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें जब रेज जो होते हैं, हीट रेज जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो जिनको हम कुक करते हैं उनके कहीं ना कहीं उसके जो तत्व होते हैं उनको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप किस जो टेक्नोलॉजी है उसको बेस्ट मानते हैं और क्यों? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी सेफ होती हैं। इनकी कोई भी जो वेव रेज होती हैं वो खाने को नहीं टच होती हैं। अच्छा, जैसे इन जनरल जैसे आप कई फूड वेंडर्स को आप देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि भाई जो हम घरों में जो नॉर्मली खाना पकाते हैं तो उसमें जो है हम जो है डायरेक्ट जो हमारी जो चपातीज होती है हमको डायरेक्ट उस पे नहीं सेकते हैं। उसके लिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी ना किसी मीडियम यानी कि जैसे तवा वगैरह का यूज करें। तो क्या वो सेफ होती हैं? क्षमा चाहती हूँ सर, इस विषय पे मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है अभी। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग कितने टाइप्स की होती है, और क्या क्या उसमें जो है हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए पैकिंग के ड्यूरेशन में? सर पैकेजिंग कई प्रकार की होती है। एक्टिव पैकेजिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, इंटेलिजेंट पैकेजिंग, इंटरैक्टिव पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग,
और एफएसएस पैकेजिंग रेगुलेशंस 2018 के अकॉर्डिंग हमको पैकिंग मटेरियल फूड ग्रेड क्वालिटी का यूज करना चाहिए। न्यूज़पेपर को एज अ पैकिंग मटेरियल रैप करना बैन किया गया है। इसके अलावा जो टिन्स होते हैं वो भी सिंगल यूज के लिए ही होने चाहिए। जैसे हम वैक्यूम पैकिंग, और जो पैकिंग, हाँ, जैसे हम वैक्यूम जी पैकिंग जब सर। यूज करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? सर वैक्यूम पैकिंग में हम बेसिकली जो हवा होती है उसको पूरा निकाल लेते हैं। उसमें हम किसी हवा को छोड़ते नहीं है, बल्कि पैकिंग से पूरी हवा को निकाल लेते हैं ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करें। जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक गैस होती है जिसका हम यूज करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक जो है सरवाइव कर पाए, उसका नाम क्या है? तो सर या तो उसमें CO2 का यूज होता होगा या फिर नाइट्रोजन का यूज होता होगा। ओके, यू आर नॉट श्योर कि कौन सी गैस यूज होती है? नो सर, आई एम नॉट श्योर। ओके। सॉरी सर। जी, अंशुल जी, आप मुझे ये बताइए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया है, इसमें जो फूड सिक्योरिटी वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या है? मैम, फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो फूड है उसका अफोर्डेबल एक्सेसिबल होना फूड सिक्योरिटी कहलाता है। सिर्फ अफोर्डेबल एक्सेसिबल होना फूड सिक्योरिटी कहलाता है। अच्छा, तो फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसे मेंटेन की गई है? कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि फूड मैम सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी को, जी मैम, सॉरी, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है फूड ग्रेन्स का एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल, टाइमली अवेलेबल होना ही फूड सिक्योरिटी होता है। और भारत में ये काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये पीडीएस के माध्यम से लोगों को बफर स्टॉक के थ्रू फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो बफर स्टॉक जो हम रखते हैं, एज इंडियन गवर्नमेंट जो रखता है बफर स्टॉक, उसके दो पर्पस बताएं आप कि बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है। जी मैम, बफर स्टॉक एक इमरजेंसी स्टॉक है जिसको सरकार के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसके दो बड़े कारण हैं कि पहला, इमरजेंसी के टाइम पर हमारे पास फूड सिक्योरिटी बनी रहे, जैसे युद्ध के समय, फ्लड या सूखा के समय पर। और दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अगर फसलों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस टाइम सरकार अपने बफर स्टॉक में से ग्रेन्स को रिलीज करती है ताकि प्राइसेस मेंटेन रहे हमारे देश में। ठीक है। और आपने एक मेंशन किया कि ये सारा कार्य जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक तो आपको ये बताना कि किस प्रकार की बॉडी है और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, और इसका ईयर स्पष्ट कीजिए कि कौन से ईयर में बना है। जी मैम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्य काम किसानों से फसलों को एमएसपी पर खरीदना होता है। इसके अलावा उन फसलों को ये अपने एफसीआई गोडाउन साइलोज में स्टोर करता है, देन ये स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर वहां से फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू लोगों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपने मेंशन किया कि साइलोज में है ना, तो आप मुझे बताएं कि लॉजिस्टिक जो साइलोज है उसमें क्या जी क्या मैम, कमियां पाई जाती हैं कि फूड जो है वो सड़ जाता है। क्षमा चाहती हूँ मैम, इस विषय पर मुझे अभी विस्तृत जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो रेशनिंग शॉप्स होते हैं उस रेशनिंग शॉप्स में किस किस प्रकार के एडल्ट्रेशंस होते हैं फूड में? एडल्ट्रेशन, मैम जो राशन शॉप्स होती हैं वहां पर लोग सब स्टैंडर्ड कर देते हैं। जो फूड ग्रेन्स होता है उसमें लो क्वालिटी के फूड ग्रेन्स डाल देते हैं, कंकड़ पत्थर, फिजिकल हजार्ड्स को उसमें डाल दिया जाता है। और मैम अभी मैं इतना ही याद कर को पा रही रोका हूँ। कैसे जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है रेशन शॉप्स में, है ना? तो इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जी मैम, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। आधार कार्ड और जीपीएस जो ट्रक्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है इनके थ्रू ट्रैकिंग की जाती है, और ताकि ट्रांसपेरेंटी लाई जा सके। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे
क्या क्या ऐसे प्रावधान है जो फूड सेफ्टी के लिए लिए गए हैं? ऐसा कोई एक्ट बता सकते हैं या कोई कन्वेंशन बता सकते हैं जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो? इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मैम ऐसा। नेशनल लेवल पर तो एफएसएसएआई की, हम्म। मैम नेशनल लेवल पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की स्थापना की गई है। और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की गई है, जो फूड इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। ओके। और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बता दीजिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और एगमार्क में क्या डिफरेंस है? जी मैम। मैम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उपभोक्ता मंत्रालय के तहत एक भारत की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करता है। इसके लिए मुख्यतः तीन प्रकार के मार्क्स रिलीज करता है, जैसे कि आईएसआई मार्क, हॉल मार्क और इको मार्क। जबकि जो एग मार्क है, वो भारत में कृषि उत्पादों को उनकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, जो कि कृषि मंत्रालय के डीएमआई, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट इंस्पेक्शन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। में जो आपने मेंशन किया इको मार्क, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? मैम इको मार्क जो प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है अंशुल, अब सर पूछेंगे, है ना? जी। अंशु जैन जी, आज कौन सा दिवस है? जी सर। आज कौन सा दिवस है? सर आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। जी, ठीक है। अंशु जी, आपका चयन क्यों किया जाए? हम्म, सर मेरा मानना है कि मैं मेहनती होने के साथ साथ मेरे अंदर हम्म, जिम्मेदारी की भावना और संवेदनशीलता है, जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। हम्म, साथ ही ग्रामीण परिवेश से होने के कारण मैंने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफी नजदीक से देखा है। तो मैं मानती हूँ कि मैं अपनी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी को संवेदनशीलता के साथ वहन कर पाऊंगी। क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे पद के लिए ग्रामीण होना एक शर्त है क्या? नो सर, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है। अंशुजा जी, आपका औपचारिक साक्षात्कार समाप्त होता है। अब बारी है फीडबैक की। तो निश्चित रूप से लाजवाब, शानदार, अच्छा कर रही हो आप, है ना? और थैंक यू सर। हाँ, आप अपनी बात बताओ, आप दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जैसे अंतिम प्रश्न जो कहा था ना कि आपका चयन क्यों किया जाए, तो आप बिल्कुल ठीक कि आप संवेदनशील हो, जी कर्तव्य सर। हो, ईमानदार हो, है ना, आप में उत्तरदायित्व की भावना है, वो सब कुछ करो, है ना। लेकिन ये कभी दूसरों से जी। मत करो, तुम्हें औरों से अलग करता है, ठीक है ना। ये आप मत बोलो। ये काम जी सर। कि वो ये देखेगा कि आप औरों से अलग है कि नहीं। आपका तुलनात्मक अध्ययन वो करेगा, आपको नहीं करना है। आपको केवल अपनी बात रखनी है, ठीक है ना। और वो संक्षेप में भी होगा जी और सर। प्रभावशाली होगा, है ना। ऐसे प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सारगर्भित होना चाहिए, है ना। ठीक। आप यही लेकिन ड्रेस आप बहुत अच्छा ओके कर सर। रही हो, अच्छा कर रही हो आप। यही ड्रेस पहन रहे हैं आप? यही साड़ी पहनेंगे? थैंक यू सर। यही साड़ी पहनेंगी आप? जी मैम, आप बता दीजिए अगर नहीं नहीं जी नहीं। मैम, आप ये बता दीजिए अगर ये ऊपर ये सही नहीं है जानने तो के फिर। लिए, हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं, वो ठीक है दूसरे वो। थे। ये आपका इसमें जो प्रिंट है, ये जो है क्या प्लेन है क्या बॉर्डर पे? मैम इसमें फ्लावर साइड में लाइन से और फिर फ्लावर बना हुआ है अच्छा, बॉर्डर ठीक पर। ठीक है ठीक है। मैंने सोचा कोई स्पेशल प्रिंट हो तो उसके बारे में जानकारी हो रखना चाहिए। अगर कभी स्पेशल प्रिंट होता है ना कुछ, तो पूछ लेते हैं कि ये प्रिंट जो जी है इसकी मैम। विशेषता बताइए कि क्या है, कहाँ से है। इसलिए मैंने पूछा कि बॉर्डर कैसा क्या है। ठीक है बाकी। और जी ठीक है, आपकी भाषा भी सही है, औपचारिक है ना, सही है। नहीं, ठीक बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस ले आओ। कभी कभी ऐसा होता है जब प्रश्न नहीं आ रहा होता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है। बाकी ओवरऑल अच्छा है। अच्छा अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा कर रहे हो। कर सकते हैं। हाँ। जी मैम। अच्छा कर सकते हो। अच्छा है, करंट और पढ़ते रहो, है ना। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। जी मैम। ठीक। मैम हाँ।
मैम एक क्वेश्चन था। हाँ यही वाली साड़ी पहनकर जाए कि सर ने कहा था कि उस एक बार जो हमने मार्च में भी 14 मार्च को मॉक दिया था, हाँ तो उसमें मैं दूसरी साड़ी पहनी थी। सर ने कहा था कि दूसरी साड़ी भी पहनकर आना, तो उसमें से आप बता मुझे देंगे कि कौन फोटो सी भेज देना, पहनकर जाना है, तो फोटो। आज हमने दूसरी। आप फोटो भेज देना, मुझे उस दिन का याद नहीं है ना जी सर। मैम। ये वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप फोटो। दोनों एक साथ करना तो तुलनात्मक रूप से हाँ कौन बेहतर है बताया जा आप सकता है। अपना फोटो, दोनों फोटो को भेज देना, तो उसमें देख के तब बता तुलना देना हो पाएगा, वो पहने जी तो हुए। मैम। बेबी पनी ठीक है, होगी तो पहने हुए में पूरा बैठ के ठीक अपना है। फोटो खींचना, तब बता देंगे। ठीक है। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। मैम हॉबी से लेकर है मैम हम हॉबी दो लिखना चाहते हैं। एक तो मेहंदी लिखना और दूसरा नमोकार मंत्र का पाठ करना, तो लिख दे वो मैं हॉबी भी। हाँ चेंज हो जाती है, अभी तो दूसरा जो आपका भी फिर लिख से रहे भरा हैं, जाएगा। जो भी लिख रहे हैं बस डिफेंड कर पाए। हाँ बाकी उसको कोई डिफाइन अच्छे से कर पाए ना। अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसका आप जवाब उसको दे जी पाए, मैम। आंसर भी कर दीजिए आप। बस हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपकी पकड़ हो, अगर जी मैम। बैठे है तो वो आप बता सके बस। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जी हॉबी, मैम। ठीक है। उसकी पूरी जानकारी रखिएगा बस। जी ठीक है। मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन और है। बताइए। मैम जब इंटरव्यू देकर जाएंगे तो जैसे हमारी हैबिट है ऐसा थैंक यू बोलने का हाथ जोड़कर, तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं करना है मूवमेंट? हाथ जोड़ना। जब जाते हैं तो ऐसा थैंक यू बोलने के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद थैंक बोल यू के बोलिए। और चले जाइए, हाथ मत नहीं। वर्ड मतलब इस तरीके से, हाँ नहीं ये नहीं करना। ओके ओके। ठीक है। बस जैसे आपसे बोलेंगे जी ठीक है आप जा जी। सकते हैं, तो थैंक यू बोलिए और चले जाइए बस। जी जी, थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, या धन्यवाद बोल सकते हैं हिंदी में, ये हाँ, जो इस आप तरीके से कंफर्टेबल थोड़ा है ये आप। बनावटीपन ऐसा जाहिर होने लगता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अधिकारी के फिर तौर पर। अधिकारी के तौर पे हम ऐसा नहीं करते ना। हम एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, हम इस तरीके से जी थोड़ी जी ना मैम। सबसे। ठीक है। ठीक है। जी बाकी मैम। ठीक है। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके।